बाकेलाल और जादूगर डागा। एक रात उधमपुर के राजा उधम सिंह अपने शयन कक्ष में बेचैनी की आलम में टहल रहे थे। ये बाकेलाल मेरे रास्ते का सबसे बड़ी रुकावट है। यदि यह न होता तो आज विशालगढ़ की राजगद्दी पर होता। कम वक्त ने इतनी होशियारी से युद्ध भूमि में मेरी निश्चित विजय को न केवल पराजय में बदल दिया, बल्कि मुझे मजबूर कर दिया कि मैं आजीवन संधि का प्रस्ताव विक्रम सिंह से पास भेजूं। काश ये बाकीलाल एक बार मेरे हत्थे चढ़ जाए तो मैं इसकी बोटी बोटी चबा जाऊं। गुर्र। बाकीलाल और राजा उधम सिंह के विषय में जानने के लिए कर बुला और हो भला अवश्य पड़े। तभी उधमपुर जाने माने जासूस चौपट और पोपट राजा के सैन्य कक्ष में प्रवेश किया। महाराज की जय हो। बिना इजाजत इस समय आपके सैन्य कक्ष में प्रवेश करने के लिए क्षमा चाहते हुए आपसे निवेदन करते हैं कि आप वह कारण बताइए जिससे वजह से आप रातों की नींद हराम हुई है। हाँ महाराज, कारण बताइए। और राज जासूसो, तुम शायद यह जानकर हमारी कोई मदद न कर सको, इसलिए बीच में बोलने की गुस्ताखी माफ हो महाराज। केवल लेकिन हम जासूसों के जासूस पोपट और चौपट आपकी प्रश्न परेशान नहीं देख सकते। जी महाराज, हम आपको न देखें यह हो नहीं सकता, लेकिन हम आपको इस तरह परेशान हाल में देख सकते हैं। हे। तो सुनो पोपट और चौपट, क्या तुम लोग बाकीलाल का अपहरण करके यहाँ ला सकते हो? बाकीलाल का अपहरण? तुम दोनों किसी तरह से उसे मेरे पास ले आओ। मैं उस कमीने को भयंकर सजा दूंगा, उसकी बोटी बोटी कर दूंगा। महाराज, आपकी बेचैनी का कारण बाकीलाल है तो हम जासूस अपने विश्वास दिलाते हैं जल्द ही बाकीलाल को आपके कदमों में होगा। लेकिन यह सब इतने गुप्त ढंग से होना चाहिए कि हमारे और तुम्हारे अतिरिक्त किसी को भी इस बात की भनक तक न लगे। ऐसा ही होगा महाराज। फिर दोनों जासूसों की जोड़ी शयन कक्ष से बाहर निकल गई और फिर दूसरे दिन जासूस जोड़ी विशालगढ़ के राजमहल के इर्द गिर्द मंडरा रही थी। भाई पोपट, अच्छा होता कि हम किसी ठोस योजना पर अपना कार्य करते। मैं भी यही सोच रहा हूँ भाई चौपट। दोनों एक पल के लिए सोच में मगन हो गए। एकाक भाई पोपट मेरे दिमाग में बिठा रहा है क्या? देखो, यह तो हम जानते हैं कि बाकीलाल राजा विक्रम सिंह को इतना चाहता है कि उसके लिए अपनी जान भी खेल सकता है। और इधर ठीक उसी समय दरबार जाने के लिए तैयार होता बाकीलाल सोच रहा था, बहुत दिनों से कोई ऐसा अवसर हाथ नहीं लगा। मैं अपने रास्ते के रोड़े यानी राजा विक्रम सिंह को रास्ते से हटाने का कोई यत्न किया करता, लेकिन मैं सिर्फ ही कोई ऐसी ठोस योजना बनाऊंगा जिससे कि बाकीलाल के मस्तिष्क में नई शरारत का कोई कीड़ा कुलबला ही रहा था कि तभी अरे ये क्या। और बाकीलाल ने जमीन में पड़ा मुड़ा तड़ा कागज उठाया और उसे खोलने लगा। लगता है यह किसी का संदेह पत्र है, लेकिन इसे किसने और क्यों फेंका? उस पर्चे पर लिखी बात पढ़ते ही बाकीलाल बुरी तरह चौंका। बाकीलाल, राजा विक्रम सिंह की जिंदगी खतरे में है। यदि तुम उसकी मदद करना चाहते हो तो आज रात नगर शिव मंदिर पर अकेले पहुंचो। तुम्हारा शुभचिंतक। तो इसका मतलब राजा विक्रम सिंह की जिंदगी खतरे में? वाह वाह, यह हुई मेरे लिए शुभ सूचना। और इस सूचना को लिखना, इस संदेश को लिखा है वह राजा की मदद के लिए पहुंच का तो के लिए पहुंचूं। भाड़ में जाए राजा, और क्या जरूरत है मुझे उसकी मदद करने की। वह कल का मरता आज मरे और विशालगढ़ का सिंहासन मेरा उसके। तभी भी एक विचार में बिजली की तरह उसके मस्तिष्क में घूमता, बेटा बाकीलाल, तू राजा की मदद न करे न कर, लेकिन एक बार संदेश वाहक तक तो पहुंचना ही पड़ेगा, वरना हो सकता है कि वह तुझे राजा की मदद के लिए पहुंचता न देख किसी अन्य को मदद का संदेश पहुंचा दे। यह
तेरे हित में नहीं होगा। हाँ, यही ठीक होगा कि मैं शिव मंदिर तक जरूर जाऊंगा, और मौका लगेगा तो संदेशवास को ही रास्ते से हटा दूंगा, ताकि वह आगे किसी को न बता सके राजा की जिंदगी क्यों और कैसे खतरे में है। और फिर घोड़े पर सवार होकर बाकीलाल बाहर बने शिव मंदिर की तरफ चल पड़ा। लेकिन वह शिव मंदिर के निकट पहुंचा था, और तभी वह पेड़ से फलों की फलों टपकते हैं सुना है, लेकिन यह क्या मुसीबत पेट से टपक पड़ी। और अगले ही पल, खबरदार बाकीलाल, यदि अपनी भला चाहते हो तो अपने आप को हमारे हवाले कर दो। तुम लोग कौन हो और हमारी इस तरह हरकत का क्या मतलब है? हम उधमपुर के जासूस शिरोमणि पोपट और चौपट हैं। हम अपने महाराज के आदेश पर तेरा अपहरण करने आए हैं। और देख बाकीलाल, हमने ही कि, कितनी साल की तुम्हारे अपने जाल में फंसा लिया ही। अगले पल, लेकिन तुम्हारे पोपट का एक जोरदार घूसा बाकीलाल की खोपड़ी पर टकराया और वह अचेत होकर अपनी चेतना खो बैठा। फिर बाकीलाल की चेतना लौटी लौटी तब जबकि राजा उधम सिंह, मेरा मतलब महाराज, मेरा क्या कसूर है जो आपने मेरे साथ ये सलूक कर रहे हैं? हाँ, बाकीलाल, हम तुम प्रतिशोध लेंगे। हम तुम्हें बड़ी भयानक मौत मारेंगे, क्योंकि तू ही वह शख्स है जिसके कारण आज चक्रवर्ती राजा उधम सिंह की बजाय राजा उधम सिंह के नाम से जाना चाहता हूँ। सिर्फ तेरे कारण विशालगढ़ से तिगनी सैन्य शक्ति का स्वामी होते हुए भी विशालगढ़ अपने राज्याधीन न कर सका। क्षमा महाराज, क्षमा, लेकिन आप जान चुके हैं कि विशालगढ़ की सेना आपकी सेना के मुकाबले में आधी से भी कम है, तो आप विशालगढ़ पर आक्रमण क्यों नहीं कर देती? अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम राजा विक्रम सिंह को संधि कर चुके हैं, और चूंकि संधि प्रस्ताव में हमारी तरफ से भेजा गया है, अतः हम चाहकर भी युद्ध से पहल नहीं कर सकते। तब बाकीलाल के मस्तिष्क में एक नई शरारत को जन्म लिया। और महाराज, यदि आप मेरे प्राणों को बख्शे तो आपको एक उपाय बता सकता हूँ। राजा विक्रम सिंह आपकी सेना से निश्चित ही युद्ध होगा, और युद्ध का पलड़ा आप स्वयं राजा विक्रम सिंह ही युद्ध भी पहल राजा विक्रम सिंह ही करेंगे। यदि तुम्हारे तुम यदि तुम्हारे उपाय से ऐसा संभव हुआ तो न केवल तुम्हें अभयदान देंगे, बल्कि ढेर सारा इनाम भी देंगे। इनाम? नहीं महाराज, मेरी एक शर्त है। क्या? युद्ध तो आपकी विजय होते ही आप विक्रम सिंह को जीवित नहीं छोड़ेंगे, और उसका जीता हुआ राज्य मुझे सौंप देंगे, और आपके प्रतिनिधि के रूप में विशालगढ़ का राज सिंहासन पर बैठूंगा। हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है, तुम उपाय बताओ। तो सुनो, राजा विक्रम सिंह न केवल मेरी इज्जत करते हैं, बल्कि वह मुझे अपने से ज़्यादा चाहते हैं। यदि किसी तरह उसे इस बात तक पहुंचा दी जाए कि फिर बाकीलाल ने उधम सिंह को अपनी योजना बताने लगा, और सुनने में उधम सिंह की आंखें भयानक अंदाज में चमकने लगी। पूरी योजना सुनते ही के बाद उधम सिंह और पोपट सिंह बोला, तुम लोगों विशालगढ़ जाकर बाकीलाल की योजना अनुसार अपना कार्य करो। जी महाराज। और पोपट चौपड़ जाने के बाद, बाकीलाल, मुझे खेद है कि जब तक तुम्हारी योजना पूर्ण सफल नहीं हो जाती तब भी तुम्हें हमारी बंदी बनकर रहना पड़ेगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं महाराज। विशालगढ़ का राजा बनने के लिए मुझे यह कष्ट सहन करने के लिए तैयार हुई। उधर पोपट सिंह और चौपड़ सिंह पहुंचकर बाकीलाल योजना अनुसार तरह तरह प्रचार करने लगे। अरे भाई, अरे अरे भाई, तुमने सुना उधम सिंह राजा ने अपने बाकीलाल जी का अपहरण कर लिया है? सुना तो मैंने भी कुछ ऐसा ही है। भैया, बाकीलाल का अपहरण? हाँ, बाकीलाल का अपहरण। लेकिन उधम सिंह राजा ने ऐसा क्यों किया, यह तो मैं वही जाने। और यह खबर
महाराज तक भी पहुंची। महाराज की जय हो। पूरे नगर में चर्चा है, बाकीलाल का अपहरण हो गया, क्या बकते हो? महाराज मुझे भी कुछ गड़बड़ नजर आती है, क्योंकि बाकीलाल कल से दरबार न आए, न ही उनका कल से किसी ने देखा है। लेकिन महामंत्री जी, भला बाकीलाल का अपहरण कौन कर सकता है, कौन करेगा? महाराज नगर में चर्चा है कि बाकीलाल जी का अपहरण उधम सिंह राजा के हाथ है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उधम सिंह हमारा मित्र है, वह भला ऐसा क्यों करने लगा? महाराज पहले तो इस बात की जानकारी बाकीलाल का अपहरण हुआ है या नहीं, वह स्वयं जी मैं समझ गया महाराज। फिर तुरंत महामंत्री तुरंत ही दरबार से निकल गया। और फिर काफ़ी देर बाद जब वह दरबार में वापस लौटे, महामंत्री जी, आप परेशान चेहरा बता रहा है कि कोई गड़बड़ है। जी हाँ महाराज, बाकीलाल वाकई में कल से कोई पता नहीं। पूरे नगर में इस बात की चर्चा है कि उसका अपहरण हुआ है और अपहरण उधम सिंह का हाथ है। ओह महामंत्री जी, फौरन ने दूत उधमपुर भेज दीजिए। दूत के हाथ क्या संदेश भेजना है, आप खूब अच्छी तरह जानते हैं। जी महाराज। और उसी दिन शाम तक विक्रम सिंह का दूत उधमपुर पहुंचा। महाराज की जय हो। विशालगढ़ का राजा का संदेश है, उसने सुनने में आया है कि आपके इशारे पर विशालगढ़ की राजा थी बाकीलाल जी का अपहरण हुआ है। ओह, तो बाकीलाल की योजना का प्रथम चरण पूरा हो गया। यदि वास्तव में यह बात सच्ची है तो आपके राजा की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। अगले ही पल, गुस्ताख राजदूत, तेरी यह मजाल, तू मेरे दरबार में हमारे सामने ऐसे ऊंची आवाज में बोले? तू सेनापति, गुस्ताख की गर्दन उतार कर विशालगढ़ भिजवा दो। जो आज्ञा महाराज। और फिर महाराज की जय हो। हमारे महाराज ने का जवाब भेज दिया है आपके संदेश का। यह क्या, राजदूत की हत्या? राजदूत, हम चाहें तो इसी समय तुम्हारी भी गर्दन काट कर दो मुस्लिम का जवाब उसका लौटा सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं राजदूत की हत्या पाप है। पता जाकर उधम सिंह से को यह युद्ध के लिए तैयार हो जाए। महाराज बड़े दयालु हैं। महाराज की जय हो।